अगला चैप्टर नंबर दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और इस नगर का नाम मकसूदाबाद का मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। तो भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था किसने आरंभ की? तो वह मुर्शीद कुली खान था। इसके बाद अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इनके मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना और ब्लैक होल की जो कथित घटना रही है 20 जून 1756 ईस्वी की, वह सिराजुद्दौला के समय में ही घटित हुई थी। जेजेड हालवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, इनके अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए और यही घटना है ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारतवर्ष में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध जो कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 रहा है। तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी जिसका वर्तमान नाम पलासी है, तो प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक तथा 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। तो बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना किसके द्वारा? क्लाइव द्वारा। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो जो मीर कासिम था वह मुर्शिदाबाद से राजधानी क्या है? मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद की षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था। तो सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किसने? मीर कासिम ने। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को रहा है और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला प्लस दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों लोगों की जो सम्मिलित सेना रही है, इनको बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान संभाल रहे थे वह कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में
और इस युद्ध में अंग्रेजों की जो है वो जीत हुई थी। इस युद्ध में यानी 1700 को जो 64 का युद्ध रहा 22 अक्टूबर, इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेनसिटार्ट था। तो वेनसिटार्ट इस युद्ध के समय यानी बक्सर के युद्ध के समय वेनसिटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। तो बंगाल का गवर्नर बक्सर युद्ध के समय वेनसिटार्ट था, जबकि बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 ईस्वी की संधि के अनुसार, यानी इलाहाबाद वाली पहली संधि, इस संधि के अनुसार क्या रहा कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की थी। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध में इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। इसके नेतृत्व में तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। के.एम. पन्निकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। तो इस तरह रिवीजन नोट कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त की बात की जा रही है और बंगाल का अंतिम गवर्नर अभी पढ़ के आ रहे हो मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पढ़ लो ऑप्शन बी आप। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। अगला प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स में देखिए किस तरह पूछा गया प्रश्न था कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो आप देख रहे हैं वही प्रश्न जो है रिपीट हो गया आपकी पीसीएस। अब यहाँ पर आपने देखा दूसरा प्रश्न क्या था भाई, 2000 यूपी पीसीएस में 2013 में रहा, तो ये आपका क्या है आरओ में क्या आपका रिपीट हो गया प्रश्न। इसलिए आप आरओ वाले घटना चक्र को लाइन टू लाइन व्याख्या के साथ अच्छे से रट दीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए आप घटना चक्र की। अब उसके बाद प्रीलिम्स में क्या पूछा गया कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? आरओ प्रीलिम्स 2021। तो आपका आंसर क्या होगा? मुर्शीद कुली खान, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ भाई? 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 1764। 23 जून प्लासी युद्ध रहा है, 23 जून
1757। और पूछा गया है कि जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, दैट इज रहा है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों दैट इज मीर जाफर, यार लातिफ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान की। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों दैट इज बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए और पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता। किसे? प्लासी के युद्ध को। वहीं पर जो बक्सर का युद्ध रहा, जबकि बक्सर का युद्ध रहा जो कि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। तो यदि आपसे पाछा पूछा जाता है कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता जो स्थापित की वह किस युद्ध के बाद रहा है, वह रहा है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का। और ब्रिटिश प्रभुत्व का जो प्रारंभ हो चुका था वह प्लासी के युद्ध के बाद। तो यहाँ पर आपका आंसर प्लासी के युद्ध रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चौथा नंबर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो मानी जाती है तो वह प्लासी का युद्ध है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध वो लड़ा कब गया था, तो वर्ष रहा है 1757, डेट रहा है 23 जून। तो 23 जून 1757 ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में। तो सिराजुद्दौला द्वारा लॉर्ड क्लाइव जो परास्त हुआ था वह प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का युद्ध में। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। संस्थापक तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन रहा है, तो वह था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है और यही ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में संस्थापक रहा है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो अंग्रेजी रहे हैं विलियम पिट, उन्होंने कहा था। तो विलियम पिट का कथन था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब बनेगा रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध मैदान दैट इज पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्लासी वर्तमान नाम पलासी है। इसका युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो आप रिवीजन नोट में पढ़े कि मुगल सम्राट द्वारा जो स्वतंत्र रूप से बंगाल का जो अंतिम गवर्नर रहा है नियुक्त, मुगल सम्राट द्वारा जो नियुक्त रहा है बंगाल का अंतिम गवर्नर, वह मुर्शीद कुली खान था। और जो राजधानी थी, राजधानी ढाका से ये जो है मकसूदाबाद जो है ले गया। अब मकसूदाबाद का ही नाम क्या है, मुर्शिदाबाद रख दिया। तो मुर्शीद कुली खान था। यहाँ पर मुर्शिदाबाद से मुंगेर की बात की गई, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो ट्रांसफ़र की राजधानी वह था मीर कासिम। ऑप्शन डी राइट आंसर। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद से षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व संस्थापित किया। प्रभुत्व प्रारंभ तो प्लासी का युद्ध रहा है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव रहा है, प्रभुत्व यहाँ पर संस्थापित करने की बात की गई, तो वह निर्णायक युद्ध कौन सा रहा है, तो आप कहोगे बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 का रहा है।
ऑप्शन ए राइट आंसर। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर की युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। तो आप जानते हो भाई, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव रहा है, जबकि बक्सर की युद्ध जहाँ 1764 रहा, अंग्रेजों की कमान संभाल रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी की युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर की युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय यानी पूरे भारत में शक्ति का रूप दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक, तो सर्वाधिक निर्णायक आपका बक्सर। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? दैट इज बक्सर का युद्ध। आगे अगला है कि जो बक्सर का युद्ध रहा 22 अक्टूबर 1764 का, इस युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछा जा रहा है, दिल्ली का। तो दिल्ली का शासक कौन था? तो 22 अक्टूबर को जो 1764 का युद्ध था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में जो रहा, अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो रहा है। तो अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ जो रहे हैं वो मीर कासिम थे, और प्लस जो अवध के नवाब थे वो शुजाउद्दौला थे, और दिल्ली के मुगल सम्राट जो रहे वो शाह आलम द्वितीय थे। तो यही पूछा गया दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि बक्सर की जो लड़ाई रही है उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की जब लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज मेजर हेक्टर मुनरो रहे हैं और अंग्रेज की तरफ से, और बंगाल के गवर्नर उस समय जो थे वो थे बेनसीटार्ट। यही तो पढ़े हो आप रिवीजन नोट में, बेनसीटार्ट थे, गवर्नर थे ये बंगाल के, और बंगाल का गवर्नर रहे हैं। और बंगाल का नवाब अगर पूछा जाए तो नवाब तो कौन थे? तो नवाब थे मीर जाफ़र। तो यहाँ पर बंगाल नवाब ही पूछा गया तो मीर जाफ़र हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। मीर कासिम नेतृत्व कर रहे थे बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और मीर कासिम के साथ थे जो है शुजाउद्दौला, अवध के नवाब, और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो इलाहाबाद जो आपका बक्सर का युद्ध रहा है उसके बाद होती कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। तो 12 अगस्त 1765 की जो संधि रही इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की जब संधि हुई तो अंग्रेजों तो ऑलरेडी जीत चुके थे। तो दिल्ली के जो सम्राट रहे हैं मुगल बादशाह आलम द्वितीय, उन्होंने जो है कंपनी को जो है एक तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी है वो अस्थायी रूप से दे दी। तो कौन? भाई दिल्ली के मुगल सम्राट बादशाह आलम द्वितीय रहे हैं। यही राइट आंसर आपका सी सही जवाब बन जाएगा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। जब इन्होंने दीवानी दी तो कंपनी जो थी, कंपनी जो है वो कार्य के लिए 2 उप दीवान चुने थे, 2 उप दीवान। तो बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खान को लिया था, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए जो चुना था, बनाया था वो राजा सीताब राय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब की ने छोड़ दिए थे वह शाह आलम को मिले थे। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा
मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो अभी पढ़ रहे हो, वही रिपीट करके पूछे जा रहे हैं बार बार। मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय ने पूछा था। अगला प्रश्न नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो दैट टाइम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन यहां पर ही सही जवाब बन जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी जो प्रदान की, वह इलाहाबाद की जो पहली संधि 12 अगस्त 1765 की रही। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो जब शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को दे दिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो भाई जो अंग्रेज रहे उनकी जो कंपनी रही, अंग्रेजों की कंपनी को दे दी, तो कंपनी ने दो उप दीवान जो है नियुक्त किए। तो बंगाल के लिए किसको चुना था? मोहम्मद रजा खान को, और जो बिहार रहा उसके लिए चुना था राजा सिताब राय को। तो यहाँ पर पूछा गया मुर्शिदाबाद यानी बंगाल, तो बंगाल का उपदीवान किसे? मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन ए राइट आंसर। इलाहाबाद की संधि के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का जो भार है वह ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। तो कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उपदीवान बनाए, जो कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में ही था। अगला प्रश्न है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2002 का प्रश्न है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वह कौन सी जनजाति? रिवीजन नोट में कहाँ पढ़े? वह था खासी जनजाति। ऑप्शन बी राइट आंसर। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियां के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अगला प्रश्न है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यह भी सही। दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। राजा टिकैत नायब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। कथन एक सही होगा। इसलिए अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफ्दरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। अतः कथन 2 भी आपका सत्य होगा। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 युद्ध देखने को मिल रहे हैं। वांडीवास युद्ध है, बक्सर युद्ध है
तीसरा अंबर युद्ध, चौथा प्लासी युद्ध है। तो जो वांडीवास युद्ध है यह कब हुआ है? तो वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 का है, 1760। बक्सर का जो युद्ध है, बक्सर का युद्ध 1764 है। अंबर युद्ध कब का है? तो अंबर युद्ध जो है 1749 होगा। और प्लासी का युद्ध क्या होगा? 1757। अब इनमें यदि आप देखेंगे क्रोनोलॉजी तो सबसे पहले 49 आएगा, 49 के बाद आएगा 57, फिर आएगा 60, फिर आएगा आपका 64। तो सबसे पहले 1749 यानी कौन सी युद्ध की बात की जा रही? अंबर युद्ध। अंबर युद्ध आपको ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? तो अंबर युद्ध बी और सी में दिख रहा है। तो अंबर युद्ध के बाद दूसरे पर है प्लासी युद्ध, तो अंबर के बाद प्लासी होना चाहिए। अंबर युद्ध है फिर प्लासी युद्ध है। तो अंबर युद्ध 1749, प्लासी युद्ध 1757। इसके बाद तीसरे पर आएगा आपका वांडीवास युद्ध। तो वांडीवास युद्ध आपका 1760 का है और बक्सर हो जाएगा 1764। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये फैक्चुअल प्रश्न है क्रोनोलॉजी। आइए व्याख्या देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही। अंबर युद्ध तो अगस्त 1749 का है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। अगला रहा है प्लासी का युद्ध जून 17 यानी 23 जून 1757 का, कि अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य यह युद्ध रहा है। युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। रॉबर्ट जो क्लाइव रहे उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट की। वांडीवास युद्ध रहा है। तो वांडीवास युद्ध जनवरी 1760 का है, जिसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। फिर बक्सर का युद्ध रहा 22 अक्टूबर 1764 का। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध रहा है। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 की वांडी युद्ध में पराजित हुआ। तो वांडीवास का युद्ध जो जनवरी 1760 का रहा है, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है के बीच जो है युद्ध हुआ था और इसमें जो है फ्रांसीसी जो है वो पराजित हुए थे, अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज की तरफ से जो है सर आयरकूट रहे हैं, आयरकूट, और वहीं पर जो फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व किया था वो काउंट डी लाली थे, काउंट डी लाली। तो काउंट डी लाली को यहाँ पर पूछा गया है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का जो युद्ध 1760 रहा है, यह जो है किन के मध्य रहा है। तो वांडीवास का जो युद्ध रहा बेसिकली वह किन के मध्य रहा? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच रहा, जिनमें अंग्रेजों की जीत फ्रांसीसियों को और अंग्रेज सर आयरकूट लड़े थे, जबकि फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, तो अंग्रेज यानी ब्रिटिश, फ्रांसीसी ने फ्रेंच, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है कि जनवरी 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध रहा है, ये अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज की तरफ से आयरकूट रहे हैं और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन रहा? जिनको कूट दिया अंग्रेजों ने। इस तरह थोड़ा याद रखो, कूट यानी कूंट, काउंट डी लाली, है ना। चलिए, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट आंसर बनेगा। और कूटा किसने? आयरकूट ने। किसको? काउंटर कर दिया उनका, है ना। तो काउंट डी लाली की तरफ। इस तरह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कि बक्सर का युद्ध, यहाँ पर सही सम्मेलन की बात की गई है। तो बक्सर का युद्ध बताया जा रहा मीर जाफर और रॉबर्ट जो क्लाइव है उनकी मध्य रहा। तो बक्सर के युद्ध में तो अंग्रेजों की तरफ से
मेजर हेक्टर मुनरो रहे हैं, है ना। तो ये क्लाइव की बात ये गलत हो गई। और मीर जाफर तो बक्सर युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे, तो ये तो इसमें थे ही नहीं, तो गलत। वार्णिवास का युद्ध रहा फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच, तो यह बात बिल्कुल सही है। डलहौजी के विरुद्ध मराठे चिलियावाला का युद्ध है, तो चिलियावाला का जो युद्ध है वो 13 जनवरी 1849 को घटित होता है। और इस युद्ध में जो है वो अंग्रेजी सेना होती है जिसका नेतृत्व लॉर्ड गफ करते हैं, लॉर्ड गफ। और उधर होती है सिख सेना जिसका नेतृत्व जो है वो शेर सिंह करते हैं। तो डलहौजी के विरुद्ध मराठे की बात यह गलत हो गई। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा की युद्ध 1795 का है। और इस युद्ध में जो निज़ाम की जो विरुद्ध लड़ाई हुई थी वह मराठों की रही है, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो एक यहाँ पर सही होगा आपको, वह है बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वहीं पर वार्णिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनकी पतन की शुरुआत थी। वहीं पर चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित था, अनिर्णित जो है वो अनिर्णायक रहा है। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध होता है और खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, और यह निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया युद्ध होता है जिसमें निज़ामों की हार होती है और मराठों की विजय हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक जो विरोध किया था वह कौन थे? तो वह थे मराठे। मराठा ऑप्शन यहाँ पर ही राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल सम्राट के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की, लॉर्ड हेस्टिंग। और इन्हीं 28 प्रश्नों के साथ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।